1990s के आखिर में एक ऐसा तूफान बरपा हुआ जिसने दुनिया भर के अमीर लोगों और इन्वेस्टर्स को रातों रात सड़क पर ला खड़ा किया। लोगों ने सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि अपने घर, जॉब्स, इज्जत और अपना फ्यूचर भी खो दिया था। ये कहानी है उस वक्त की जब .com लफ्ज एक जादू की तरह काम कर रहा था। पहले इसी वर्ड ने लोगों को रातों रात करोड़पति बनाया और फिर यही लफ्ज उनकी बर्बादी बन बैठा। ये कहानी टेक्नोलॉजी के उस तूफान की है जिसे दुनिया आज .com बबल के नाम से जानती है। पर अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो ऐसा ही टेक्नोलॉजी का एक तूफान अभी 2025 में भी बनता हुआ दिखाई देगा। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, हर बड़े रेवोल्यूशन की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से होती है। .com बबल की चिंगारी थी एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसका नाम था मोज़ेक। साल 1993 में जब इंटरनेट एक बेरंग जगह थी, सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर्स हुआ करते थे, मोज़ेक ने दुनिया को एक जादू कर दिखाया। ये पहला वेब ब्राउजर था जिसने टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर्स भी दिखाना शुरू की। ये इंटरनेट की शुरुआती दौर की सबसे पहली चिंगारी थी। इसके बाद इंटरनेट जैसे जिंदा सा हो गया। बेरंग पेजेस आहिस्ता आहिस्ता रंगीन होने लगे। इस जादू के पीछे मार्क एंडरसन नामी एक नौजवान प्रोग्रामर था। उसे और उसकी टीम को अंदाजा हो गया था कि वो कोई बहुत बड़ा काम कर चुके हैं। उन्होंने अपनी कंपनी बनाई और उसका नाम नेटस्केप रख दिया। अगस्त 1995 में नेटस्केप ने वो किया जिसने वॉल स्ट्रीट और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया। उन्होंने अपनी कंपनी के शेयर्स पब्लिक को बेचने का इरादा किया, जिसे IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स कहते हैं। शुरुआत में उन्होंने अपनी कंपनी का एक शेयर $28 में बेचा, लेकिन मार्केट खुलते ही नेटस्केप का वही शेयर हैरत अंगेज तौर पे $75 का हुआ और $58 पे आकर क्लोज हो गया। एक ऐसी कंपनी जो ठीक से प्रॉफिट भी नहीं कमा रही थी, सिर्फ एक ब्राउजर ने उसे रातों रात $290 करोड़ का मालिक बना दिया। पर यह कामयाबी अकेले नेटस्केप की नहीं थी। जिन लोगों ने IPO में $28 का शेयर खरीदा था, उनकी इन्वेस्टमेंट भी एक ही दिन में डबल हो गई। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए ये एक इशारा था कि अगर किसी कंपनी के नाम के आखिर में .com लगा हो तो उसकी वैल्यूएशन आसमान को छू सकती है, फिर बेशक वो कंपनी अभी प्रॉफिट भी नहीं कमा रही हो। इस इशारे ने एक नई सोच को जन्म दिया कि प्रॉफिट इज ऑप्शनल, ग्रोथ इज किंग। यानी कंपनी प्रॉफिट बनाए या ना बनाए, पर उसके शेयर की प्राइस बढ़नी चाहिए। बस फिर क्या था, लोग हर उस कंपनी के शेयर्स खरीदने लगे जिसके आखिर में .com लगा होता। कंपनी के प्रॉफिट का शेयर हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि शेयर की प्राइस बढ़ने पर उसकी ग्रोथ से मजे उठाने के लिए। नेटस्केप की कामयाबी के बाद .com गोल्ड रश शुरू हो गया। हर कोई इंटरनेट कंपनी शुरू कर रहा था। वेंचर कैपिटलिस्ट यानी वो लोग जो नई कंपनीज में पैसा लगाते हैं, आंखें बंद करके किसी पर भी अंधाधुंध पैसा लगा रहे थे। किसी ने पेट्स के खिलौने और एसेसरीज बेचने की कंपनी बनाई और उसे pets.com का नाम दिया, तो किसी ने फैशन स्टोर खोल के उसे boo.com का नाम दिया। इसी तरह eToys.com और ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करने के लिए webvan.com नाम की कंपनी खुली। बात यहाँ तक बढ़ गई कि सिर्फ 2-4 सालों के दौरान ईयर 1999 में 457 कंपनीज ने अपने IPOs लॉन्च किए, जिनमें ज्यादातर .com कंपनीज ही थी और उनके शेयर्स पहले दिन ही 80-90% तक ऊपर जाने लगे। ये वो दौर था जब हर कोई ख्वामखा अमीर हो रहा था। एक आम आदमी जो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता था, वो भी अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी .com कंपनीज के स्टॉक्स में लगा रहा था। इसको दीवानगी बोला जाए या पागलपन, पर इसे उस वक्त के अमेरिकन सेंट्रल बैंक के चेयरमैन एलान ग्रीनस्पैन ने इर्रेशनल एक्सिबरेंस का नाम दिया, यानी गैर मंतकी जोशो खरोश। उन्होंने इशारा दिया कि मार्केट में लालच हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और ये एक गुब्बारे की तरह है जिसमें हवा भरती जा रही है और अब वो किसी भी वक्त फट सकता है। पर उस वक्त सबको बहुत फायदा हो रहा था, तो हर किसी ने मजाक बनाते हुए उनकी बात को टाल दिया। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट सब पर हावी था। कंपनीज के CEOs खुद को रॉक स्टार समझ रहे थे।
एक कंपनी थी boo.com जो ऑनलाइन फैशन आइटम्स बेचती थी। उन्होंने सिर्फ 6 महीनों में $188 मिलियन सिर्फ अयाशी में जला दिए। एक और कंपनी थी पिक्सिलॉन जिसने अपनी लॉन्च पार्टी पर लॉस वेगस में $16 मिलियन मशहूर बैंड्स की परफॉर्मेंस करके बहा दिए। ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जिनका ना कोई बिजनेस मॉडल था, ना उनकी वर्थ इतनी थी, पर उन्होंने महंगी पार्टीज करके अपनी मार्केटिंग की, अपनी प्रोडक्ट्स बेचने के लिए नहीं बल्कि अपने शेयर्स बेचने के लिए। ये सब कंपनीज सिर्फ उस वक्त तक जिंदा थीं जब तक नए इन्वेस्टर्स आ रहे थे। मिसाल के तौर पर जून 1999 में सैन फ्रांसिस्को बे एरिया के बीचों बीच एक ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विस कंपनी ने अपना पहला डिलीवरी सेंटर खोला। वेबवैन नामी ये कंपनी भी .com बबल का ही हिस्सा थी और शुरुआती दिनों में बहुत फेमस भी हुई। उन्होंने आईपीओ में अपने 32 करोड़ शेयर्स में से 2.5 करोड़ शेयर्स $15 में बेच दिए। उस पैसों से डिलीवरी वैन्स, वेयर हाउस और कई डिलीवरी स्टोर्स खोले। नए इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने एप्पल के एक एग्जीक्यूटिव को भी हायर कर लिया, जिससे मार्केट में एक इम्प्रेशन गया कि इस कंपनी का फ्यूचर बहुत रोशन है। ये सब देखते हुए दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने वेबवैन के स्टॉक्स खरीदना शुरू कर दिए। देखते ही देखते वेबवैन के स्टॉक्स की कीमत दुगनी तिगनी हो गई और कंपनी की टोटल वैल्यू उस दौर में 1000 करोड़ डॉलर्स तक जा पहुंची। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फूलता हुआ ये बैलून अब अनकरीब फटने वाला था। इस .com बबल के फटने में कई चीजों ने अहम किरदार अदा किया। सबसे पहला था ईयर 2000 का खौफ। साल 1999 के आखिर में दुनिया में एक खौफ फैला जिसे Y2K बग का नाम दिया गया। लोगों को डर था कि जैसे ही साल 1999 से 2000 होगा, पुराने कंप्यूटर सिस्टम्स दोबारा 1900 पे चले जाएंगे और सब कुछ क्रैश हो जाएगा। बैंक्स, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट सब कुछ बिगड़ जाएगा। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन इस खौफ ने मार्केट में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी और लोगों ने 2000 से पहले ही स्टॉक्स बेचना शुरू कर दिए। ये था इस बैलून में घुसने वाला पहला तिनका। दूसरा तिनका था इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। फरवरी 2000 में एलन ग्रीनस्पैन, जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन थे, उन्होंने वो कदम उठाया जिसने स्टॉक मार्केट की कमर तोड़ दी। उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, जिसका मतलब ये था कि अब बैंक से कर्जा लेने पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना होगा, या अगर बैंक में पैसे रखे जाएंगे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इसकी वजह से लोगों ने स्टॉक्स में से पैसे निकालकर बैंक्स में रखना शुरू कर दिए, क्योंकि उस पर उनको माहाना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। .com कंपनीज जो जिंदा ही नए इन्वेस्टर्स पर थीं, अब उनके पुराने इन्वेस्टर्स भी आहिस्ता आहिस्ता भागने लगे और फिर ताबूत में आखिरी कील ठोका जापान ने। उस वक्त जापान को टेक्नोलॉजी की दुनिया का किंग समझा जाता था और मार्च 2000 में जापान ने ऐलान किया कि उनकी इकोनॉमी डाउनफॉल का शिकार हो गई है। इससे मार्केट में ये इंप्रेशन गया कि अगर जापान के हाथ पांव भी ठंडे हो चुके हैं तो फिर हमारा क्या बनेगा। बस ये खबर आने की देर थी कि लोगों ने धड़ाधड़ रिस्क स्टॉक्स बेचना शुरू कर दिए। और उस वक्त सबसे ज्यादा रिस्की स्टॉक्स कौन से थे? बिल्कुल सही, .com स्टॉक्स। अब बैलून में 3 तिनके घुस चुके थे। नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पर ज्यादातर टेक कंपनीज बुरी तरह क्रैश होने लगी और फिर ये एक डोमिनो इफेक्ट या फिर चेन रिएक्शन की शक्ल इख्तियार कर गया। मार्च 2000 में जो इंडेक्स 5000 पॉइंट से ऊपर था, अगले 2 सालों में 80% तक गिरकर सिर्फ 1000 पॉइंट्स पर आ गया। इसका मतलब था कि अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए थे तो अब उनकी कीमत सिर्फ 2 लाख रह गई थी। इस पूरे तूफान में $1.75 ट्रिलियन, जो करीब 2000 करोड़ रुपए बनते हैं, भाप बनकर मार्केट से उड़ गए। वो कंपनीज जो कल तक अरबों डॉलर्स की थीं, उनकी कीमत कचरे के बराबर हो गई। Pets.com, Webvan.com, eToys और Boo.com जैसी हजारों कंपनीज को बंद होना पड़ा। इसके साथ साथ लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। जो कल तक खुद को जीनियस समझ रहे थे, वो अब मुंह छुपा कर फिरने पर मजबूर हो गए। .com का ख्वाब एक खौफनाक सपने में बदल चुका था। लेकिन इस राख के ढेर से कुछ ऐसी कंपनीज भी निकली जो ना सिर्फ जिंदा बची बल्कि आगे चलकर दुनिया पर राज करने वाली थी। ये कंपनीज थी Amazon, Google, eBay और Apple।
क्योंकि इनके पास वो चीज थी जो ज्यादातर .com कंपनीज के पास नहीं थी। जी हाँ, एक सॉलिड बिजनेस मॉडल। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिर्फ .com कंपनीज को इल्जाम देना आसान है। असल जिम्मेदार वो कैपिटल मार्केट्स, वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स और वो वेंचर कैपिटलिस्ट थे जिन्होंने अपनी लालच में इस आग को हवा दी। .com बबल इंटरनेट की तारीख का एक अहम और दर्दनाक सबक था। इसने दुनिया को सिखाया कि टेक्नोलॉजी कितनी भी रेवोल्यूशनरी क्यों ना हो, बिजनेस के बुनियादी असूल हमेशा वही रहते हैं। पर हैरानी की बात है कि शायद दुनिया 25 साल पुराने इस तूफान से कोई सबक नहीं सीख सकी। आज 2025 में नई टेक्नोलॉजीज जैसा कि क्रिप्टो और AI में भी करीब वैसा ही जोश देखा जा रहा है जैसा .com के दौर में देखा गया था। आज हर छोटी बड़ी कंपनी अपने आगे AI और ब्लॉकचेन के वर्ड्स को लगाकर ढेर सारी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर रही है, जबकि असल में ज्यादातर का दूर दूर तक AI से कोई लिंक ही नहीं है। इसकी जीती जागती एग्जाम्पल है Builder.ai। 2023 में वियतनाम के एक आलीशान 5 स्टार होटल में एक शानदार पार्टी हुई जिसमें दुनिया भर की मशहूर हस्तियां शामिल थी। मौका था एक नई टेक्नोलॉजी को शुरू करने का, जिसने दावा किया कि वो AI की मदद से बिना किसी कोडिंग के एप्स बना देगी। इस कंपनी का नाम था Builder.ai। इस ख्वाब को सुनकर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जिनमें माइक्रोसॉफ्ट और सॉफ्ट बैंक जैसे नाम शामिल थे, ने एक ही दिन में $250 मिलियन की फंडिंग दे दी। जल्द ही कंपनी की वैल्यूएशन $1.5 अरब तक जा पहुंची और हर कोई इस टेक्नोलॉजी को AI का मुस्तकबिल समझने लगा। लेकिन इस AI के पर्दे के पीछे एक और ही कहानी चल रही थी। जब इस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम पड़ा कि ये एप्स असल में AI से नहीं बल्कि इंडिया, वियतनाम और रोमानिया जैसे मुल्कों में इंसानी इंजीनियर से बनवाई जा रही थी। Builder.ai तो सिर्फ AI के नाम पर एक फ्रंट था। इसके अलावा कंपनी पर राउंड ट्रिप बिलिंग का इल्जाम भी लगा, जहां वो झूठी ट्रांजैक्शंस दिखाकर अपने रेवेन्यू को ज्यादा शो कर रहे थे। जब ये सारे राज खुले तो ये कहानी .com बबल की तरह लगने लगी और अभी इस कंपनी पर फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या हमने हिस्ट्री से सबक सीखा है या हम एक नए और शायद पहले से भी बड़े बबल की तरफ बढ़ रहे हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।